ओके, लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे। वी सॉ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये हो गया था पूरा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जहां पे मेटल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ दे विल फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स व्हिच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, और हमने कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे ही पढ़े थे जो एम्फोटेरिक नेचर के, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों की तरह बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव लाइक एसिड आल्सो एंड एज वेल एज बेस आल्सो। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब नॉन मेटल ऑक्सीजन का रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक नेचर के होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमने देखा था कुछ एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे रिएक्शन विद वाटर, वही था ना। ठीक है, यहां हमने देखा था कि कैसे वाटर से जो H पॉजिटिव निकलेगा उसको आपका मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है और वो H बन के आगे जाके H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी कोई मेटल वाटर का रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, बट ये काम नॉन मेटल नहीं कर पाएगा क्योंकि नॉन मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, राइट। इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, रिएक्शन नॉन मेटल्स नहीं करेंगे वाटर के साथ। समझ में आ रहा है बात? ये लिख लिया अपन कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन गेन करते हैं। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। क्लियर है? इसलिए नॉन मेटल ये काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज नॉन मेटल विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयन। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये देखे थे थर्ड अपन स्टार्ट करने वाले रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, मतलब to be more precise, dilute acid. Reaction with dilute acid. ये भी ऐसे ही होगा, मेटल्स बस रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे। अगेन वही कारण है, यहाँ पे H पॉजिटिव वाटर से आ रहा था, यहाँ H पॉजिटिव आपके एसिड से आएगा। नेक्स्ट अगर मैं एक्सेल का रिएक्ट करवाऊंगा Mg को, ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। Mg2 पॉजिटिव होता है ना, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 2 HCl के H पॉजिटिव गेन कर लेंगे। ठीक है, दोनों H पॉजिटिव एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बन जाएंगे H2 और आपका सॉल्ट बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है ना? तो ये भी रिएक्शन सिर्फ मेटल्स ही देंगे, नॉन मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देंगे, और वो भी वही मेटल देंगे जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर। देयर आर सम मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है ना, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके पहले जो वाटर वाला रिएक्शन पढ़ा था हमने, वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जहां एक मेटल इन्वॉल्व है, दूसरा कंपाउंड इन्वॉल्व है, वो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। यहाँ भी वही चीज है ना, ये मेटल Mg इन्वॉल्व है, साथ में एक कंपाउंड है HCl, तो आपको क्या मिलने वाला है? एक कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहां से डिस्प्लेस हुई है? एसिड से। समझ रहे? तो हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर पाएंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है। जो हाइड्रोजन के नीचे है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। एम आई क्लियर? हाँ हाँ आकाश सर उसका लिखवा दिए क्या रिएक्शन विद एसिड का? रिएक्शन विद एसिड अभी लिख रहे हैं ना, हेडिंग डाले ना बस। अच्छा, इसमें लिखेंगे रिएक्शन विद एसिड में मोस्ट मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड most metals react with acids to give a salt and hydrogen gas। ये हम एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़े हैं, मैं लास्ट क्लास में भी बोला था ये चीज, है ना, हम एसिड पढ़ चुके हैं। तो एसिड की एक केमिकल प्रॉपर्टी थी, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो सॉल्ट इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। इसको टेस्ट करने के लिए अपन वो पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। Then bring a burning matchstick या burning candle, burning splinter in near the gas,
तो यू विल सी कि गैस के बबल्स फर्स्ट होंगे विद अ पॉप साउंड, और वो बबल बनाने के लिए अपन सोप वाटर लेंगे। सोप वाटर में अगर आप गैस को डालोगे हाइड्रोजन गैस को, तो वो बबल्स बन के बाहर आएगा, सोप के बबल्स, अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो क्या लिखे, most metal react with acid to give a salt and a hydrogen gas. Full stop. Next time लिख रहे hydrogen gas is not evolved. Hydrogen gas is not evolved. Hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid. When a metal react with nitric acid. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ऐसा क्यों है, और हमने कंसंट्रेटेड एसिड भी क्यों नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया अपन ने, क्योंकि अपन सिर्फ डाइल्यूट लिखे ना यहाँ पे। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर मैं बात करूं, या मैं अगर नाइट्रिक एसिड की बात करूं HNO3, ये दोनों आपकी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद है क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो आपके सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, हाँ आ जाएगा। मैं क्या करूं? हाँ, रुक के दे देंगे। तो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा अगर हाइड्रोजन बनता भी है, तो ये उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके पानी बना दे। समझ रहे हैं? इसलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उसमें नाइट्रिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग, तो वो बने हुए हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो क्या लिखे, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, because it is a strong oxidizing agent, because it is a strong oxidizing agent, because Sir, repeat. क्या हुआ, After nitric acid. because it is a strong oxidizing agent, because it is a strong oxidizing agent and oxidizes hydrogen produced, and oxidizes hydrogen produced, and oxidizes hydrogen produced to water, to water, and itself get reduced to, and itself get reduced to, and itself gets reduced to। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी रिडक्शन होता है ना, पहले ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं बट खुद भी तो रिड्यूस होते हैं, ये अपन पढ़े हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका रिडक्शन होता है, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, वो सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, राइट। तो खुद HNO3 भी रिड्यूस होके या तो NO2 बन जाएगा या NO बन जाएगा, कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, any of the nitrogen oxides, any of the nitrogen oxides। एक एक्सेप्शन लिखेंगे नीचे, एक्सेप्शन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, magnesium and manganese can react with very dilute nitric acid, can react with very dilute, sorry, can react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas, to evolve hydrogen gas।
मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मतलब Mg एंड Mn। कंफ्यूज नहीं है ना, मैग्नीशियम अलग है और मैंगनीज अलग है ना। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मैंगनीज का सिंबल Mn। तो दे कैन रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये दो एक्सेप्शंस है। बाकी सारे मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, सिर्फ इन दोनों के साथ ही होगी। ठीक है, चलो एक और लिखना है, एक एक्सेप्शन और। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, कॉमा गोल्ड, कॉपर, कॉमा मर्क्यूरी, कॉमा सिल्वर, कॉमा गोल्ड don't react with dilute acids. Don't react with dilute acids. Don't react with dilute acids. ठीक है, इसका रीजन है since they lie above की below hydrogen in the reactivity series. Since they lie, प्लेटिनम नहीं लिखाएगा ना, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम भी ऐड कर लेना। डोंट रिएक्ट विद गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी ऐड कर लो। डोंट रिएक्ट विद एसिड्स सिंस दे लाई बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अगेन नॉन मेटल के भी एक लाइन लिख लो। नॉन मेटल ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। Non-metal also do not react with acid. Non-metal also do not react with acid. Since they won't donate electron to hydrogen ion. Since they won't donate electron to hydrogen ion. Since they won't donate electron to hydrogen ion. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लो आप लोग। एक मैग्नीशियम का लिख लो, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। करा सकते हैं रिएक्शन? क्या बनेगा प्रोडक्ट? MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक जिंक का भी लिख लो, Zn प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देना। ठीक है, ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी ना केमिकल। फोर्थ लिखो, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ, reaction of metals with solution of other metal salts। reaction of metals with solutions of other metal salts। with solutions of other metal salts। reaction of metals with solutions of other metal salts। ये क्या रिएक्शन, किसी को पता है? हाँ, मतलब कोई भी एक मेटल होगा और वो दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब मेटल, मान लो कोई एक मेटल है, मेटल ए नाम का, ठीक है, इट इज रिएक्टिंग विथ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल बी। ये दूसरा मेटल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में हमको ये मेटल अलग मिल जाएगा, मेटल बी, और सॉल्यूशन मिल जाएगा ए। कौन सा रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अभी हमने HCl वाले में भी, एसिड वाले में भी डिस्प्लेसमेंट ही देखा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, तो देखो नीचे, reactive metal can displace, reactive metals can displace
reactive metals can displace less reactive metals from their compounds Metals. reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution form. Reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution form. ठीक है, एग्जांपल लिखना नीचे. Fe plus CuSO4. Fe plus CuSO4 क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी सीरीज आ जाएगा. रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नीचे लिखना. The above reaction follows reactivity series of metals. The above reaction follows the reactivity या उसको एक्टिविटी भी बोलते हैं. ठीक है, आप उसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलो या एक्टिविटी सीरीज बोलो, एक ही मतलब है. The above reaction follows the reactivity series of metals in which metals are arranged in the decreasing order of their reactivity. Metals are arranged in decreasing order of their reactivity. Metals are arranged in decreasing order of their reactivity. Decreasing order of their reactivity. First up, K यानी potassium. K at the topmost is the most reactive metal. And platinum, इसका symbol Pt. And platinum at the extreme bottom, वो टॉप मोस्ट में था, ये एक्सट्रीम बॉटम में है. And platinum at the extreme bottom is least reactive. Is least reactive. ठीक है, सीरीज लिख लेंगे वापस से एक बार. हम चैप्टर 1 में लिखे हैं, बट एक बार फिर से लिखेंगे सीरीज. ठीक है, स्टार्ट करेंगे पोटेशियम से. चलो, पोटेशियम ब्रैकेट में की उसका सिंबल. उसके बाद सोडियम. जल्दी लिखो, बाकी मैं बता रहा हूं, आप लोग को लिखते जाओ ना. सोडियम, इसके बाद बेरियम. पोटेशियम हो गया आपका, सोडियम, फिर बेरियम, इसका सिंबल Ba, बेरियम. फिर कैल्शियम फॉलो कर रहे हैं. फिर मैग्नीशियम, साथ में ब्रैकेट में सिंबल भी लिखते चलेंगे. ठीक है, कैपिटल ए नहीं आएगा, मैं लिखा हुआ कैपिटल ए. जब भी आप दो अल्फाबेट के सिंबल लिख रहे हैं तो सेकेंड अल्फाबेट स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, तो Na का भी ए स्मॉल होगा, Ba का ए स्मॉल होगा, एंड Ca का ए भी स्मॉल होगा. क्लियर है? कोई और तो नहीं लिखा कैपिटल. हाँ, आगे मैग्नीशियम Mg. उसके बाद एल्यूमिनियम Al. फिर जिंक Zn. जिंक का हो जाएगा Zn. उसके बाद आयरन Fe. फिर निकल का Ni.
निकल Na, फिर टिन, लेड, टिन का होता है Sn, ठीक है, टिन का स्टैनम इज द लैटिन नेम, तो उसका सिंबल होता है Sn। उसके बाद लेड Pb, फिर आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स एसिड को रिप्लेस कर पाएंगे, एसिड को डिस्प्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन गैस में, समझ रहे हैं, बिकॉज ये सारे ही हाइड्रोजन के ऊपर है। क्लियर है? हमने दो एग्जांपल क्या क्या लिया था, एक मैग्नीशियम का लिया था और जिंक का लिया था ना, नीचे लिखिए ना एग्जांपल दो, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 था एंड जिंक प्लस HCl, ठीक है। ओके, नाउ हाइड्रोजन के बाद कॉपर, अगला कॉपर, कॉपर Cu, ब्रैकेट में Cu, उसके बाद मर्क्यूरी, सिंबल Hg, हाइड्रोग्यारम इसका लैटिन नेम Hg, फिर सिल्वर Ag, गोल्ड Au, अर्जेंटम, ऑरम एंड लास्ट लैटिन, ठीक है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक। ओके, इसको याद रखने के लिए एक फ्रेज लिखना, एक फ्रेज लिखो, कुछ एलिमेंट्स के नाम आप ऑर्डर में याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसे आप देखोगे तो अपन उस समय बेरियम नहीं लिखते थे, ये सीरीज में बेरियम नहीं था पहले, हमारे जो जो अपन पहले लिखते रिएक्टिविटी से, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हो सकते हैं क्योंकि इतने एलिमेंट थोड़ा ना, मेटल्स तो बहुत सारे हैं ना, पर हम सारे मेटल्स को नहीं लिख रहे हैं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो एक फ्रेज लिखवा रहा हूँ, उस फ्रेज से आप कम से कम 8-10 को तो एक साथ लिख पाओगे। लिखो उसका फ्रेज का मतलब, अगर फ्रेज लिखना है, पॉपुलर साइंटिस्ट, पॉपुलर साइंटिस्ट, पॉपुलर साइंटिस्ट, इसमें पी हो गया आपका, वाह, पोटेशियम, कौन बोला प्लेटिनम, फिर एस हो गया आपका सोडियम। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ, कैन मेक अ zoo in the low humid country, in the low humid country more satisfactorily, more satisfactorily, ठीक है ना, हाँ हाँ सेटिस्फैक्टरी बोलते हैं ना, उसमें रिली आ गया है, ठीक है। और इस पे क्या क्या एलिमेंट लिया है देखते चलो, ये हो गया आपका पोटेशियम, दिस इज सोडियम, ये हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर टिन, ठीक है ना। एक आध हो सकता है बीच में छूटे होंगे जब अपन ने सीरीज लिखी उसके अलावा, टिन, उसके बाद लेड, लेड, नहीं, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, कितने बार कैल्शियम आएगा, कॉपर, फिर मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड प्लैटिनम नहीं है इसमें, ठीक है। बट उसके लिए अगर आप कुछ वर्ड्स निकाल सकते हो जो यहाँ फिट बैठे तो बना लेना उसको भी, ठीक है। बट जो अभी अपन इससे जो ऑर्डर कर रहे हैं वो तो ऑर्डर सही है, इसमें हो सकता है एक आध मेटल्स छूटे होंगे, ठीक है, बाकी ये ऑर्डर सही है। हाँ हाँ, बहुत सारे छूटे हैं, मैं बोलता रहा हूँ, बेरियम भी नहीं है, गोल्ड नहीं है, प्लैटिनम नहीं है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट नहीं है, तो मैं पहले ही बताया ना आप लोग को। हाँ, 4 नहीं, बाकी सब है, ठीक है। लिखिए इसको, दस मिनट,
चलो हो गया, ये लिख लिया सब। चलो यूरियम सॉरी यूरेनियम भी रिएक्टिव है, बट वो क्या बोलना चाहिए, डिसइंटीग्रेट होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए अपन उसको ज्यादा रिएक्ट नहीं करवाते, क्योंकि अगर वो उसको रिएक्ट करवाएंगे तो उससे न्यूट्रॉन्स बाहर आते हैं, है ना, फिर वो एटम बम का रूप ले लेता है। हिरोशिमा नागासाकी में गिरा है। चलो नेक्स्ट एक नहीं डालना, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, एक्वा, एक्वा को तो स्पेलिंग लिख लेंगे ना, वाटर। एक्वा फिर रीजिया, REGIA, एक्वा रीजिया। ठीक है, एक्वा रीजिया क्या होता है, ये इसलिए रोका हो तेरे को मैं, सुन के जा यार, एक्वा रीजिया है ना, इंपॉर्टेंट है एक्वा रीजिया। ठीक है, एक्वा रीजिया का मतलब क्या होता है, ये एक मिक्सचर है बेसिकली। मिक्सचर क्या होता है, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड का मिक्सचर है ना, नॉट फिक्स रेशियो ना, उसको अपन मिक्सचर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक्वा रीजिया को HCl और HNO3 से बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये एक ऐसा मिक्सचर है जो गोल्ड को या प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के काम आता है। ठीक है, तो इसका एक केस स्टडी है कि एक आदमी है, वो हर घर जा रहा था एक्वा रीजिया लेके, और वहां की घर की लेडीज लोग को बोल रहा था कि आपके मैं गोल्ड ज्वेलरी को चमका दूंगा। तो लेडीज लोग तो पूछ रहे थे ना, गोल्ड की ज्वेलरी चमक जाएगी तो वापस, उनका वो वीक पॉइंट होता है लेडीज लोग को। तो वो ला के दे दिए उनको। उसने अपना एक्वा रीजिया में उनका नेकलेस डाला और बाहर निकाला, वो चमकने लग गया, तो वो तो खुश हो गए, और उनको ये नहीं पता कि एक लेयर पूरी डिसॉल्व होके उस एक्वा रीजिया में चले गए, वो बेवकूफ बना के चला गया। समझ रहे, ऊपर की लेयर थोड़ी सी डल हो जाती है ना, ऐसा नहीं कि गोल्ड रिएक्ट करता है, बट वेरी लीस्ट। गोल्ड का भी थोड़े दिन बाद उसकी चमक भी थोड़ी सी कम होती है, तो आप उसको फिर से पॉलिश करवाते हैं, राइट। तो एक्चुअली पॉलिश के चक्कर में वो ऊपर की लेयर गायब हो जाती है और नीचे की लेयर ऊपर आ जाती है, वो शाइन मारने लगता है। समझ रहे, उन्होंने ऊपर की लेयर साफ नहीं करी है, उन्होंने ऊपर की लेयर साफ कर दी है। समझ रहे, इसलिए जो सेकंड लेयर आपको दिख रही है वो थोड़ी सी शाइनिंग दिख रही है। ये कैसे पता चलता है कि अपन वेट कर सकते हैं ना, उसको फिर से वजन करके देख लो। आपने जब खरीदा होगा तब तो उसका कुछ ना कुछ वजन रहा होगा ना, 8 ग्राम 9 ग्राम कुछ तो रहा होगा। अब उसको वजन करेंगे तो उसका मास कम हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चूना लग गया है। ठीक है, चलो लिखना एक्वा रीजिया क्या होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, it is a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3, ये दो एसिड को मिला के बनता है। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी खोज रहा है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1. In the ratio of 3:1. Stop. It can dissolve gold and platinum. It can dissolve gold and platinum. Stop. It is a strong oxidizing agent. It is a strong oxidizing agent. It is a strong oxidizing agent due to the formation of. It is a strong oxidizing agent due to the formation of NOCl. NOCl. N capital, O capital, C capital, L small. नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन का मिलकर ये बना है NOCl, इसका नाम लिखना ब्रैकेट में, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड and chlorine. It is a strong oxidizing agent due to the formation of NOCl and chlorine produced by reaction of two acids. Produced by reaction of two acids. Reaction of two acids. ठीक है, चलो नेक्स्ट नहीं डालना। Reaction of metal and non-metal.
ये आपका वो प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है, ये अगला हेडिंग है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, एक्वा रिजिया एक अलग मिक्सचर वो पढ़ लिया हमने। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड, और उस कंपाउंड का नाम क्या है, आयनिक कंपाउंड। पढ़े थे अपन फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको ब्रीफ में पूरा चैप्टर बताया ना कि कैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि आपस में पास आएंगे दोनों एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, और बना लेंगे कंपाउंड जिसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना, जहां पे सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखे थे, ठीक है ना। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वही इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन गेन कर देगा, तो सोडियम बन जाएगा Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन बन जाएगा Cl नेगेटिव, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, और आपस में दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और ये बनाएंगे आपका एक आयनिक कंपाउंड। तो जब भी एक मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे ना, दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड, या उसका एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इसको कहेंगे आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बना है, और ये कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्योंकि ये नेगेटिव स्पीशीज बना है। समझ में आ रही बात, है ना। और जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं या गेन करते हैं उनको हम इसकी वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। पहले भी अपन वर्ड सुने वैलेंसी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। टू बी मोर प्रिसाइज इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि ये लूज या गेन कर रहे हैं। जो शेयर करेंगे उसके लिए भी वैलेंसी वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए भी वैलेंसी, तो कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए उसके लिए अपन कोवैलेंसी यूज करेंगे क्योंकि वो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे जहां पे शेयरिंग होगा। अपन डिस्कस किए ये चीज भी, मैं जब पोलार सॉल्वेंट आप लोग के साथ डिस्कस करा तो मैंने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है। कोई टिफिन लेके आए दोनों और दोनों शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। बट ये ऐसा नहीं है ना, ये तो लेके ही नहीं आया, इसका अपना इसको दे दिया टिफिन में से, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया ये अब इसी का है, अब इसके ऊपर ये हक नहीं जता सकता। समझ रहे हैं, तभी इसको कंप्लीट पॉजिटिव मिला, इसको कंप्लीट नेगेटिव। तो ये आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करता है या गेन करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। समझ में आ रहा है। तो अगर आता है डेफिनेशन व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैलेंसी, तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन a metal lose or a non-metal gains is known as its electrovalency. Clear है definition। और कोवैलेंसी शेयरिंग का होगा, और चिपकली गई है ऐसे। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वहां अपन कोवैलेंसी बोलेंगे क्योंकि वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर है, चलो तो लिखेंगे आगे। हाँ, क्या लिखे, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें when a metal and a non-metal react, when a metal and a non-metal react, when a metal and a non-metal react, they form a compound, they form a compound called ionic compound, they form a compound called ionic compound, they form a compound called ionic compound। ये नेक्स्ट लाइन में एक डेफिनेशन और लिखेंगे अपन, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड, the compounds formed by the transfer of electrons, the compounds formed by the transfer of electrons, the compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal। ऐसी ट्रांसफर होता है ना, नॉन मेटल टू मेटल मत लिख देना, इलेक्ट्रॉन किससे किसके पास जा रहा है, मेटल से नॉन मेटल के पास, ठीक है। तो
Compound formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal is known as ionic or electrovalent compound. Ionic or electrovalent compound. Ionic or electrovalent compound. ठीक है, ऐसा करते क्यों है लोग? क्योंकि इनको अपना वैलेंस शेल को कंप्लीट करना है, यानी कि 8 करना है, ऑक्टेट डुप्लेट. ठीक है, तो एक लाइन और नेक्स्ट लाइन में लिखना. रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी. Reactivity of an element. Reactivity of an element is the tendency. Reactivity of an element is the tendency to attain completely filled valence shell. To attain completely filled valence shell. Reactivity of an element is the tendency to attain completely filled valence shells. ब्रैकेट में ऑक्टेट लिख लेना. Sir, after completely. Completely filled valence shell. ब्रैकेट में ऑक्टेट जरूर लिखना. ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं. ठीक है, जिसमें मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में oppositely charged ions attract with each other. Oppositely charged ions attract with each other. Oppositely charged ions attract with each other and are held by and are held by and are held by and are held by, एक दूसरे को पकड़ लेंगे ना, held by strong electrostatic forces of attraction. Strong electrostatic forces of attraction. Strong electrostatic forces of attraction. ठीक है, ओके, एक और सबहेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है समझते हैं, फिर इसके एग्जांपल लिखेंगे. ठीक है, NaCl, MgCl2 ये सब एग्जांपल लिखेंगे. पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है ये लिख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, it is a structure which shows, it is the structure of an atom. It is the structure of an atom which shows, it is the structure of an atom which shows the number of valence electrons in it. Which shows the number of valence electrons in it. It shows the number of valence electrons in it. In it. ठीक है, ऐसा मत देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल. वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल ही है ना, या इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल ऐसा लिख लो अगर चाहो तो. ठीक है, समझ रहे हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिंबल. लिखते कैसे वो लिखना है अपन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. It is represented by writing the symbol of an element and placing as many number of dots and placing as many number of dots as there are number of valence electrons in it. As there are number of valence electrons in it. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखना. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले ऐसा पूरा लिखना है ना. इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा ऐसा. और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंबल N, A और एक डॉट.
इस इलेक्ट्रॉन निकालना, समझ रहे हैं? जैसे क्लोरीन का ही बना लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, तो क्लोरीन का सिंबल बना के 7 डॉट्स। तो सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे, ऐसा नहीं कि कैसे भी प्लेस कर रहे हैं, पेयरिंग में करो। एक पेयर यहां रखो एक साइड में, दूसरा पेयर दूसरी साइड में, तीसरा पेयर तीसरी साइड में, समझ रहे हैं? ऐसे ही Mg का बनाओ, ऑक्सीजन का बनाना, नाइट्रोजन का, ठीक है? ये 3 का और पढ़ लो। एटॉमिक नंबर्स बताओ कि पता है? मैग्नीशियम का, हाँ क्या मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का 8 एंड नाइट्रोजन का 7, ठीक है? कंफ्यूजन तो लिख ही लोगे ना? करो। सर हो गया। और क्या देख रहे हो? इसमें 7 थे तो आपने 7 इलेक्ट्रॉन बैठाए, यहाँ 1 था तो 1 बैठाए, यहाँ 2 था तो 2 बैठाए, तो यहाँ 6 तो 6 बैठाएंगे ना, ठीक है? तो Mg का हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन ना, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन का 5, ठीक है? क्लियर है? तो एक आध एग्जांपल लिखते हैं अपन कंपाउंड के। लिखना फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सबसे पहला हेडिंग डालना फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बना, इसको दिखाएंगे कैसे अपन, ठीक है? देखो, सबसे पहले सोडियम की बात करेंगे। सोडियम आपका होता है 2,8,1, राइट? इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया Na पॉजिटिव, तो ऐसे दिखाएंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आ रहा है? हाँ, अब यही इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन जो कि होता है 2,8,7, ये गेन करेगा और बन जाएगा Cl1-, है ना? अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे दिखाएंगे? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट को ना एक और नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। क्रॉस क्यों बोल रहे हैं? अब जैसे यहाँ 2 एलिमेंट बना रहा हूँ, तो आपको सिंबल दोनों का अगर मैं डॉट दूंगा तो इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन होगा ना, किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। हमने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर दिया और सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, तो आप इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ मैंने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को कैसे शो किया है? क्रॉस से, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से। तो आप अगले स्टेप में इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे ट्रांसफर करता हुआ दिखाओगे, समझ रहे हैं? हाँ, पहले ये लिख दिए रिएक्शन दोनों, और फिर यहाँ पे ये लिख दिए। उसके बाद अब क्या होगा? अब सोडियम बन चुका है सोडियम आयन, एंड अब इसके आखिरी शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसको दिखाएंगे नहीं अपन। और क्लोरीन के पास जो 8 इलेक्ट्रॉन हुए उसको आप ऐसे दिखाओगे, समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा आपका 1 मीटर। क्लियर है? हाँ, एवरीवन समझ में आ रहा है क्या किए? अभी ये आपको एक दो और एग्जांपल दूंगा, उसको आपको बनाना है। ध्यान से देखना क्या किया अपन। पहले सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? फिर उसी चीज को अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे दिखा रहे हैं? सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है? जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, मैंने एक को डॉट से शो किया, दूसरे को क्रॉस से। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, अब ये ऐसे बन गया, समझ गए? हाँ,
चलो ऐसे ही आप MgCl2 का बनाओ, MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। माही समझ में आ रहा है? हो गया? Mg का क्या हो जाएगा? 2,8,2 होता है ना, तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन और बनेगा Mg2 पॉजिटिव, राइट? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मुझे एक क्लोरीन से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसमें मुझे कितने क्लोरीन चाहिए? 2, ताकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो हम यहाँ पे Cl2 ले लो ऐसा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, आपको मिलेगा 2Cl नेगेटिव। समझ गए? क्लियर है? Cl2 1 नेगेटिव मत लिखना, वो अलग चीज हो जाएगी। दोनों Cl है, दोनों Cl नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे शो करेंगे? ये रहा आपका मैग्नीशियम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दो ऊपर नीचे। हाँ, एक क्लोरीन यहां बनेगा, दूसरा क्लोरीन नीचे की तरफ बना दो यहां पे। दिख रहा है? अब एक ऐसे जंप करा के यहां ले जाना, एरोज दिखने चाहिए, ठीक है? और एक जंप करा के, क्लियर है? हाँ, Mg हो जाएगा आपका Mg2 पॉजिटिव, और ये हो जाएंगे आपके 2Cl नेगेटिव। ठीक है? इलेक्ट्रॉन शो करना है तो ऐसा भी शो कर सकते हैं। 2 बाहर रहने दो, और Cl के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को डॉट शो करना, बाकी सबको क्रॉस। इतना तो दिखाना ही है, ये डायग्राम और ये डायग्राम तो होना चाहिए। समझ रहे हैं? MgO, MgO इसको बनाओ, MgO। आकाश, माही बना रहे हो? यस सर। MgO। जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। सर ओ का नहीं बना सर। हाँ, सर ओ का नहीं बन रहा है। वो का नहीं बन रहा, ठीक है। कितने वो लगेंगे? ऐसे दो, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक में काम हो जाएगा ना। यहाँ 2 क्यों लग रहे थे? क्योंकि क्लोरीन एक ही लेता है, बट मैग्नीशियम 2 दे रहा था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लोरीन का एक लेके पेट भर जाएगा, तो वो एक और क्यों लेगा, राइट? तो इसलिए दूसरा क्लोरीन की जरूरत पड़ी, बट यहाँ तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, तो मैग्नीशियम 2 दे रहा है, तो एक ऑक्सीजन से काम हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है? हाँ आकाश? यस सर।
है ना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन लेंगे अपन, हमको यहाँ पे दो ऑप्शन की जरूरत नहीं है। Mg आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बन जाएगा। क्लियर है? ये रिएक्शन समझ में आया सबको? और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना होगा तो Mg का यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ रहे हो? अब एरो कैसे दिखाएंगे? यही वाला एरो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ वाला एरो, समझ रहे हैं? Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ये तो MgO बनता है, ठीक है? MgO2 थोड़ा बोलते हैं। क्लियर है? ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल। जैसे यहाँ पे अपना पहला एग्जांपल था NaCl का, तो Na मेटल था, Cl नॉन मेटल था। MgCl2 में Mg मेटल था, Cl नॉन मेटल था। इस वाले में Mg मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ऐसी कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं। समझ रहे? देखो, some more examples of ionic compounds are, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ऐसा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के। Some more examples of ionic compounds are CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O मत बोला ना, H2O कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है? वहां पे शेयरिंग होता है, वहां लॉस और गेन नहीं हो रहा है। हम देखे थे ना लास्ट क्लास में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक तरह से नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाले एक दूसरे को, क्योंकि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो उस केस में दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा। यहाँ तो एक सीधा साधा है ना, मेटल ले लेगा इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल ले लेगा, तो इसलिए आयनिक बॉन्ड बन रही है। समझ रहे? तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगेन कैल्शियम आपका मेटल, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल। कैसे लिखो इसको? वो नीचे क्यों जा रहा है? अरे नीचे क्यों लटक गया है? वो CaO, सी की लाइन में रहेगा वो, ठीक है? ओके, और लिखो एक आध एग्जांपल। सोडियम सल्फाइड, फॉर्मूला बताया तो मुझे सोडियम सल्फाइड का। हाँ, NaSO2 भी सल्फाइड बोल रहा हूं मैं, सल्फाइड या सल्फेट नहीं बोल रहा हूं। सल्फाइड होता है H2 नेगेटिव, सल्फाइड होता है SO3 नेगेटिव और सल्फेट होता है SO4 नेगेटिव। ये सल्फाइड है, ये आइड है, ये आइट है, ये एट है। कितने बार बता चुका हूं? तो सल्फाइड बोल रहा हूं मैं। सल्फर एक नॉन मेटल है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर है, ठीक है? तो वो भी एक नॉन मेटल है, सल्फर भी, ठीक है? तो क्या बोला मैंने? सोडियम सल्फाइड। तो Na आपका 1 पॉजिटिव होता है, S2 नेगेटिव होता है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? सोडियम सल्फाइड, ठीक है? अब ऐसी सल्फाइड के साथ बाकी सब मेटल्स भी बना सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड तो हो गया, कैल्शियम सल्फाइड, समझ रहे हैं? ठीक है? बेरियम सल्फाइड, जितने ही मेटल्स है सबके साथ बनाओ, सल्फर का कंपाउंड बनते जाएगा। क्लियर है? ऑक्सीजन के साथ आप सब बना सकते हो कंपाउंड। मैग्नीशियम ऑक्साइड अपन ने बनाया, आप सोडियम ऑक्साइड बना सकते हो, आप कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हो, कॉपर ऑक्साइड बना सकते हैं। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है? तो ये सारे आपके आयनिक कंपाउंड होंगे। तो याद रखेंगे, मेटल एंड अ नॉन मेटल ये रहने चाहिए, तभी आयनिक कंपाउंड बनेगा। दो मेटल या दो नॉन मेटल मिलके आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं? दो नॉन मेटल मिलके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं और दो मेटल मिलके कंपाउंड नहीं बनाते कभी भी। दो मेटल मिलके कभी भी कंपाउंड नहीं बनाएंगे, वो एलॉय हो जाएगा। पढ़ते थे ना अपन एलॉय भी, ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील, ये सब क्या है? एलॉय है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मेटल्स। समझ में आ रही बात? हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट, इसी में डालना प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड जितने भी अपन पढ़े अभी तक और जितने भी मैंने एग्जांपल आप लोग को लिखवाए हैं, और तो और सम एग्जांपल में कुछ और लिख लो ना। MgS लिख लो, मैग्नीशियम सल्फाइड कैसा बनेगा? MgS। फिर
पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा K2O, K2O। कुछ और एग्जांपल, अपन सम एग्जांपल लिख के 2 ही लिख के छोड़ दिए ना, पहले और लिख लेते हैं K2O। फिर जैसे NaCl बन रहा है, MgCl2 बना, वैसे CaCl2 भी बनेगा। देखो CaCl2, KCl भी बनेगा, है ना। पहले 20 में मेटल्स के नाम पता है, नॉन मेटल के नाम तो पता है सबको पहले 20 में, भले आगे के नहीं पता होंगे, पर पहले 20 में क्या क्या अच्छे इंपॉर्टेंट मेटल्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 4 इंपॉर्टेंट मेटल्स है। पहले 4 में लिथियम भी है, बट लिथियम हम ज्यादा यूज नहीं करते, बट ये 4 तो इंपॉर्टेंट है। और नॉन मेटल क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इधर आएंगे तो क्लोरीन, फिर सल्फर, फास्फोरस, ये आपके 5-6 नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट। क्लियर है, बस इनके आपस में कंपाउंड बनाते चलो, सारे आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे। क्लियर है, तो और ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं ना, हो जाएगा। फास्फोरस नाइट्रोजन की बात करेंगे ना, तो फास्फोरस आपका P3 नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन N3 नेगेटिव होता है। अगर मुझे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाना है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, Mg2 पॉजिटिव N3 नेगेटिव है ना, तो Mg3N2 बनेगा, समझ रहे हैं, Mg3N2। 3 मैग्नीशियम लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 नाइट्रोजन को मिलके 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 नाइट्रोजन है 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 मैग्नीशियम लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। 3 मैग्नीशियम होंगे, 2 नाइट्रोजन होंगे, वो 3 मैग्नीशियम मिलके 2 नाइट्रोजन को 6 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, एरोस डाल के, समझ रहे हैं। क्लियर है, तो 2 नॉन मेटल, और एक नाइट्राइड, एक फॉस्फाइड, एक सल्फाइड, एक ऑक्साइड, क्लोराइड, क्लोराइड, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। ऐसे ही 1 पॉजिटिव वाले मेटल्स, Ni पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव वाले मेटल्स, Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। और 3 पॉजिटिव वाले मेटल्स, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, और कोई 3 वाला, कॉपर 1 एल्यूमिनियम तो लिख दिया ना, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और 3 वाले, जैसे आयरन भी 2 और 3 दोनों शो करता है ना, वेरिएबल वाले। जैसे स्कैंडियम एक 21 का होता है, 21 अभी अपन पढ़ेंगे 20 के आगे, वो स्कैंडियम आपका 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव वाले याद रखेंगे, कुछ नॉन मेटल्स 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव वाले याद रखेंगे, तो कंपाउंड बन जाए, समझ रहे हैं। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहला प्रॉपर्टी लिखना, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज करके ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, फिर बचेगा मेटलर्जी। मेटलर्जी शॉर्ट में देखना, एकदम डिटेल में अपन को मेटलर्जी नहीं देखना है, और कोरोशन, ठीक है, ये चैप्टर भी एक क्लास में हो जाएगा। चलिए, थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।